कंसेप्ट ऑफ सोवरेनिटी। ओके, तो अकबर के कंसेप्ट ऑफ सोवरेनिटी को किसने डिफाइन किया है? तो अबुल फजल ने। किस में डिफाइन किया है? तो एन अकबरी करके बुक लिखा है, ठीक है। तो वहां पे वो बताते हैं कि सोवरेनिटी क्या है, ऐसा वो डिस्क्राइब करते हैं। सो नो डिग्निटी इज हायर देन इन द आई ऑफ अ गॉड देन रॉयल्टी। बेसिकली सोवरेनिटी जो है वो अब्दुल फजल के अकॉर्डिंग आपकी रॉयल्टी है, ठीक है। रॉयल्टी को सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है यहाँ पे, ओके। एंड दोज हु हैव वाइज ड्रिंक फ्रॉम इट्स ऑस्पिशियस फाउंटेन, it is a light emanating from God and a ray from the sun, the illuminator of the universe. ठीक है, बेसिकली याद रखना, concept of sovereignty is nothing but the royalty. Okay, modern language call this light Farer Izidi, that is the divine light, and the tongue of antiquity called it Kian Khure, that is the sublime halo. ठीक है, अब सोवरेनिटी लाने के रीजंस क्या थे? तो हमने क्या बोला? सोवरेनिटी इज नथिंग बट द रॉयल्टी। सो रॉयल्टी इज अ रेमेडी फॉर द स्पिरिट ऑफ रिबेलियन एंड द रीजन वाई सब्जेक्ट ओबेस, ठीक है। अ किंग इज देयरफॉर द ओरिजिन ऑफ स्टेबिलिटी एंड पोजीशन। इन द वर्ड Padisha, that is, Pad signifies stability and possession, and Shah means Lord. Royalty did not exist, the storm of strife would never subside, nor selfish ambition disappear. ओके, तो रॉयल्टी, सोवेनिटी मतलब क्या? रॉयल्टी। और रॉयल्टी क्यों चाहिए? तो जितने भी मतलब रॉयल्टी रहते हैं ना, रिबल्स रहते हैं उसको दबाने के लिए, ओके। अब यहाँ पे आता है ट्रू किंग का कंसेप्ट। तो ट्रू किंग के कंसेप्ट के लिए हमको 4 प्रिंसिपल्स याद रखने हैं। सबसे पहले है पैटर्नल लव टुवर्ड्स सब्जेक्ट, सेकंड है लार्ज हार्ट, थर्ड है डेली इंक्रीज ट्रस्ट इन गॉड, और फोर्थ है प्रेयर एंड डिवोशन, ठीक है। अब किंग ड्यूटी क्या होना चाहिए? वो फ्रेंड क्या है? Reformation of the manner of the people, as well as advancement of agriculture, regulation of offices, and discipline of army, as well as management of the state. तो ये सब ड्यूटीज रहेगा किसका? किंग का। कौन सा? जो भी पीपल है उसका मैनर जो रहे उसके अंदर रिफॉर्म करना, एज वेल एज एग्रीकल्चर को एडवांस बनाना, रेगुलेट करना ऑफिसर्स को, और आर्मी को डिसिप्लिन रखना, और आपकी स्टेट को मैनेज करना। दूसरा काम क्या रहता है? तो पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन करना। अब पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन करेंगे? तो जितना भी क्लासेस है सोसाइटी के अंदर उसको यूनाइट करेंगे। कौन से क्लासेस रहेंगे? तो वॉरियर्स रहेंगे, आर्टिशियंस रहेंगे, मर्चेंट रहेंगे, लर्न एंड हस्बैंडमैन्स रहेंगे, फिर लेबर्स रहेंगे। तो इन सबके बीच में एक यूनिटी लाना, ओके, एक इक्विलिब्रियम लाना। फिर essential basis of the concept was not religious but secular in nature, ठीक है। आपको रिलीजन फॉलो नहीं करना, सेक्युलर अप्रोच रखना, क्योंकि अपने सोसाइटी के अंदर रिलीजियस रिलीजन फॉलो करने वाले लोग हैं, ओके। फिर a genuinely nation state based on the conception of a common culture, common heritage and a common country, okay। फिर divine origin of kinship also eliminate the ulemas। बेसिकली उलेमास क्या था? तो उलेमास क्या करते थे? आपके रिलीजन को प्रीच करते थे, ठीक है। और हमने देखा कि रिलीजन को हटाएंगे तभी तो सेक्युलर अप्रोच आएगा। तो अकबर ने आपके उलेमास का जो डोमिनेंस था ना उसको खत्म कर दिया, एज वेल एज पावर था ना वो अपने हाथ में ले लिया, ठीक है। और खुद ही बन गए सोल इंटरप्रेटर ऑफ द होली लॉ, ओके। हैड एंजॉय एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर एंड स्टेटस। ट्रू monarch was to be distinguished from the absolute monarch. In actual practice, true monarch was far from undiluted autocracy, and it was tempered and balanced by the requirement and welfare of the people, ठीक है। हमने देखा था ना कि टेम्पर अच्छा होना चाहिए, एज वेल एज उन्होंने उसका एक बैलेंस रहना चाहिए, ओके। और वेलफेयर ऑफ द पीपल की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। एबिलिटी एंड विजडम ऑफ मोनार्क टू डिस्कर्न the spirit of age and shape his plan accordingly can be qualified to include prevalent tradition, custom, sentiment of the subject। तो बेसिकली क्या? आपको एज जैसा चल रहा है उसके अकॉर्डिंग खुद को मोल्ड करना। आप rigid नहीं रह सकते, ट्रेडिशन ऑर्थोडॉक्सी फॉलो नहीं कर सकते। पहले चल रहा था अभी भी वही चलेंगे, बेटो अपना एज चेंज हो चुका है तो उस अकॉर्डिंग तुमको भी चेंज करना, पब्लिक को रिस्पेक्ट करेगा। नो कॉन्स्टिट्यूशन एजेंसी फॉर पॉपुलर कंट्रोल। हमने देखा था ना कि जो किंग रहता है उसका कैरेक्टरिस्टिक से डिफाइन करता है कि वो कितना स्ट्रांग रहेगा, ठीक है। Their policy were restrained partially by the strength of their character and mainly by the responsibilities of their office, which led them into enlightened and benevolent despotism, okay। फिर हमने देखा था कि अकबर ने पर्शियन स्टाइल में पहली बार ऐसा किंग था जिसने पर्शियन स्टाइल में फर्स्ट टाइम खुतबा पढ़ा था करके, ठीक है। फॉर्मली बिलीव इन रॉयल्टी एज द लाइट एमिटिंग फ्रॉम द गॉड,
अकबर इन अ ट्रू पर्शियन स्टाइल वाज द फर्स्ट मुगल एम्परर। ठीक है, चलो क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे। ओके, क्या अकबर इन ट्रू पर्शियन स्टाइल वाज द फर्स्ट मुगल एम्परर हु रीड खुतबा। ठीक है, एज वेल एज उसने प्रैक्टिस स्टार्ट किया कौन सा सिजदा, दैट इज प्रोस्ट्रेशन एंड जमीन बोस और किसिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ द मोनार्क। ठीक है, उन्होंने टाइटल भी अडॉप्ट किया कौन सा, इमाम ए अदिल द मुजताहिद ए अल्लाह। ओके, and clearly proclaimed absolute sovereignty as vested in the emperor. He proclaimed himself as representative of God on earth, vested with the divine right to rule. Okay, as well as फिर आगे क्या देखेंगे, strengthen the de jure and de facto position. मैं ही सब कुछ हूँ, ठीक है, मैं ही इंटरप्रेट करूंगा, मेरे हिसाब से जो लॉ रहेगा वो। ओके, मोनार्क डिस्चार्ज ऑफ द यूजफुल फंक्शन ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव, मिलिट्री, लेजिस्लेशन एंड जुडिशरी, सब कुछ अपने हाथ में लेके रखा था। ठीक है, सेंट्रलाइज कर लिया था पावर और सीरीज ऑफ प्रैक्टिस स्टार्ट किया था, जैसे कि झरोखाए दर्शन एज वेल एज ग्रांटिंग ऑफ जागीर। ठीक है, और इंट्रोड्यूस किया था मुहर एंड पंजा। क्लियर, कौन सा झरोखाए दर्शन, फिर अपने ग्रांटिंग ऑफ जागीर एज वेल एज मुहर एंड पंजा। अबुल फजल in fact did not enunciate any new principle, बेसिकली जो पीछे हिस्टोरिकली जो चलते आ रहा था ना उसको एक कंटिन्यू किया, बट इन अ न्यू सेंस। ठीक है, he must be given the credit for giving fresh interpretation to the old practices or old principles that transcend all the religious and even national barrier in search for the universal truth। ठीक है, तो ये था पूरा रिगार्डिंग व्हाट सोवरेनिटी के बारे में। तो हमने क्या किया इसके अंदर, तो सबसे पहले देखा हमने क्या, कौन आता है आपके अबुल फजल। अबुल फजल क्या लिखते हैं, एन अकबरी। एन अकबरी के अंदर दो चीजें हमने देखा, गरीजिदी देखा था और कियान खुर्रे देखा था। ठीक है, उसके बाद हमने पदी शाह देखा था, पदी था स्टेबिलिटी। ठीक है, और शाह क्या था आपका किंग और लॉर्ड। रिफॉर्म्स देखा था, रिफॉर्म्स क्या क्या लाना था, एग्रीकल्चर रिफॉर्म लाना था, आर्मी के अंदर डिसिप्लिन लाना था, ऑफिसर्स को मैनेज करना था, और आपका इकोनॉमिक और फिनेंस को मैनेज करना था इन द स्टेट। ठीक है, फिर वेरियस क्लास के को यूनाइट करना था और एक पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम लाना था। उसके बाद हमने और क्या देखा कि आपका सेक्युलर अप्रोच अपनाना है, रिलीजन को बाज करना है। इसकी वजह से क्या पावर था उसको उन्होंने डिक्लाइन कर दिया, फिर डिक्रीज कर दिया। फिर हमने ट्रू मोनार्क के बारे में देखा, इसके अंदर तीन क्वालिटी होना चाहिए। सबसे पहला एक बैलेंस्ड होना चाहिए, टेम्पर अच्छा होना चाहिए, एज वेल एज पीपल के वेलफेयर के बारे में उन्होंने सोचना चाहिए। ठीक है, फिर कोई पॉपुलर अथॉरिटी नहीं था कि जो किंग के ऊपर कंट्रोल रखते हैं, मतलब कोई कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह नहीं था, तो कैसे डिफाइन करता था किंग अच्छा है क्या नहीं है, तो उसका कैरेक्टर और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द पीपल, ये दो चीजें डिफाइन करती थी कि आपका रूलर कैसा है। ठीक है, फिर हमने देखा वेरियस टाइटल्स लिए थे उन्होंने, फिर खुद के हाथ के अंदर पूरा सेंट्रलाइज कर लिया था, खुद ही डीजो रहेगा, खुद ही डिफेक्टो रूलर भी रहेगा। ठीक है, फिर झरोखा दर्शन, जागीर, मुहर, पंजा, ये सब हमने देखा, और सर्च फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, ओल्ड प्रिंसिपल को रिवाइज करवाया था यहाँ पे। फिर अब देख लेते हैं अकबर के लैंड रेवेन्यू रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में, वेरियस एक्सपेरिमेंट्स और रिवॉल्यूशंस के बारे में देखना है। ठीक है, अब हमको ईयर बाय ईयर बेसिस के ऊपर देखना है। तो 8th रीजनल ईयर के अंदर, जो कि 1563 में था, यहाँ पे इतमत खान आते हैं। ठीक है, इनको क्यों अपॉइंट किया जाता है, तो ऑर्गेनाइज अ खालसा लैंड। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इंस्टीट्यूटेड एन इंक्वायरी अबाउट द होल्डिंग ऑफ द जागीरदार्स, नॉट ओनली सेपरेटेड द खालसा बट आल्सो ट्राई टू इंक्रीज इट बाय डिटैचिंग ऑल सरप्लस फ्रॉम द जागीर लैंड्स। ठीक है, अब देखो ईयर बाय ईयर बेसिस के ऊपर याद रखेंगे, इसके अंदर और कुछ ज्यादा याद रखने ऐसा है नहीं। ठीक है, तो 8th रीजनल ईयर के अंदर कौन आते हैं, इतमत खान आते हैं, ये क्या करते हैं, खालसा लैंड के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, 9th रीजनल ईयर के अंदर कौन आते हैं आपके, मुजफ्फर खान तुर्बाती। ठीक है, क्या नाम है उनका, मुजफ्फर खान तुर्बाती, ऐसे दीवाने कुल। ठीक है, और उनको एसोसिएट कौन करते हैं, एक मिनट। ठीक है, उनके साथ एसोसिएटेड रहते हैं आपके टोडरमल। ठीक है, और इनको क्या करते हैं, जो भी मैटर्स उनको इंप्रूव करने को बोला जाता है। 10th रीजनल ईयर के अंदर आते हैं आपके मुजफ्फर खान, set about collecting the approximately correct figure from the local kanungos and other who had knowledge of them। ठीक है, तो 10th रीजनल के अंदर कौन आते हैं, मुजफ्फर खान आते हैं। इनको क्या बोला जाता है, कानूनगो के पास से आप पूरा नॉलेज अक्वायर कर लो। ठीक है, जितना भी आपके पास लैंड वगैरह उसका अप्रोक्सीमेट फिगर एक अक्वायर कर लो। ऑन द बेसिस ऑफ दिस फिगर द रेंट रोल वाज प्रिपेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट 1566। ओके, व्हिच वाज टेक्निकली कॉल्ड हाले हासिल। ओके, तो रेंट रोल जो भी प्रिपेयर किए गए बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या बोला गया, हाल ए हासिल। ओके, द बिगिनिंग ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज, द यूनिफॉर्म स्केल एज इन द शेड्यूल वाज डिस्प्लेस्ड बाय वेरिंग क्रॉप रेट। फिर 11th रीजनल ईयर के अंदर कानून को यहाँ पे मेजर
फोकस किया जाता है और उनको बोला जाता है कि आप फिक्स कर लीजिए, ask them to fix accordingly to their own estimate and actual produce of their localities and establish new assessment rate. बेसिकली हमने देखा था ना, कानून को क्या करते थे, वेलफेयर ऑफ द कल्टीवेटर के बारे में देखते थे और उनके पास हर एक चीज का दायरा रहता था या फिर दौरा रहता था करके, ठीक है, कि कितना लैंड है, उसके ऊपर क्या क्रॉप्स होता है। तो इसी का फायदा उठाया किसने, अकबर ने, ठीक है। इसी से आपके बनाए थे क्या, उन्होंने रेंट रोल बनाए थे और उनको क्या बोला गया था, हाले हासिल, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कि आगे का जो भी है वो असेसमेंट रेट फिक्स करो या फिर उसका एक हमको बोलते हैं ना एक वैल्यू दे दो कि हम फिक्स कर ले, ठीक है। The new experiment was extension of the Khalisa and dividing it into the circle, each yielding a revenue of a crores or dams, ठीक है। अब बेसिकली जो भी खालसा लैंड था उसको सर्कल्स के अंदर डिवाइड कर लिया गया। ईच सर्कल प्लेस्ड अंडर द आमिल्स, ठीक है। आमिल याद आ रहा है, आमिल था और अमीन था। आमिल कहाँ पे था, सरकार के अंदर था, और अमीन कहाँ पे था, आपके परगनास के अंदर था, ठीक है। इसको याद रखेंगे। और आमिल्स पॉपुलरली कॉल्ड करोरीज, ठीक है। तो करोरी कोई नया नहीं था, आमिल को ही करोरी बोला जाता था, ठीक है। और जो सिस्टम लाया गया उसको क्या बोला गया, करोरी सिस्टम, ठीक है। तो अगर पूछा गया करोरी सिस्टम क्या है, तो आपके जो भी खाली सेल है उसको सर्कल के अंदर डिवाइड कर दिया गया और सर्कल के ऊपर बिठाया गया आपका आमिल, ठीक है। करोरी सिस्टम जो था वो 24 रीजनल ईयर के बाद खत्म होने लगा, लेकिन उसका जो भी रेवेन्यू ऑफिशियल था वो मतलब वो जो ट्रेंड था रेवेन्यू ऑफिशियल का वो कंटिन्यू हो रहा था, ठीक है। फिर 90 रीजनल ईयर के अंदर लैंड वाज मेजर्ड बाय तनब मेड ऑफ द ट्विस्टेड हेम्पन रोप, ठीक है। अब 19 रीजनल ईयर तक क्या था कि आप लोग तनब से वो लैंड को मेजर करते थे जिसके अंदर ट्विस्टेड रोप रहता था। अब रोप का इशू क्या था कि भाई ठंडी के अंदर लंबा होगा, गर्मी ठंडी के अंदर सिकुड़ जाएगा, गर्मी के अंदर लंबा हो जाएगा, ठीक है। या फिर गीला सूखा हुआ तो लंबा और कम होता था। तो इसको भाई खत्म करना पड़ेगा। तो इसको कैसे खत्म करेंगे हम, तो हमने लाया क्या, जरीब लाया, ठीक है। तनब और जरीब मेड ऑफ अ बाम्बू जॉइंड बाय आयरन रिंग, ठीक है। तो ये कब चेंज किया हमने, 19 रीजनल ईयर से चेंज किया, which was no more subject to variation. Immediate effect of the introduction of bamboo tanab was the increase in size of the बीघा। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब से हमने बाम्बू तनब यूज करना स्टार्ट किया तो बीघा का जो साइज था ना वो भी इंक्रीज हो गया, ठीक है। द गज however still continued to be a secondary गज of 32 डिजिट, मतलब यूनिट था वो फिक्स रखा था अभी भी, क्या सेकेंडरी गज है 32 डिजिट का। अब जब 1573 में गुजरात को कॉन्कर किया गया उसके बाद टोडरमल को बोला गया कि टोडरमल वाज सेंट टू रीऑर्गेनाइज द फाइनेंस ऑफ द प्रोविंसेस एंड टू अंडरटेक सर्वे टू फिक्स द असेसमेंट, ठीक है, गुजरात के कॉन्क्वेस्ट के बाद। अब ये पूरा असेसमेंट करने को टोडरमल जी को लगते हैं 6 मंथ्स, ठीक है। एंड इट अपीयर दैट ऑल द एसेंशियल फीचर्स ऑफ हिज लेटर सेटलमेंट इन द नॉर्दर्न इंडिया वर एंटिसिपेटेड बाय हिम इन गुजरात। First time Mughal rule, we find the state undertaking a systematic measurement of land as a preliminary to the fixing the assessment, ठीक है। तो इसके लिए टोडरमल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब आ जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ द एन ए दहशाला। तो दहशाला सिस्टम, ठीक है। दहशाला के अंदर क्या था, तो प्रीवियस 10 ईयर्स का एवरेज लेंगे क्रॉप का एज वेल एज एवरेज लेंगे रेट का, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग आपका जो रेवेन्यू है उसको फिक्स किया जाएगा, ठीक है। ये बेसिक हो गया। अब इसके अंदर पढ़ लेते क्या क्या दिया है। Collection of revenue data and other collected reforms introduced in 19 regional year seem to have yielded sufficient information on the basis of which fresh reform were introduced in the 24 regional year, ठीक है। राजा टोडरमल और ख्वाजा शाह मंसूर ये दो इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट पर्सन है किसके, एन ए देशाला के लिए। रिफॉर्म वर कलेक्टिवली कॉल्ड एन ए देशाला। एसेंस ऑफ दिस इनोवेशन इज दैट हैविंग a certain of the 10-year state that is hale dehshala of every pargana in regard to the categories of cultivations and the level of prices, they fix the 10th part thereof as a annual revenue, ठीक है। तो 10 10 10 ऐसे 10 ईयर का कैश का कल्टीवेट कितना हो, पिछले 10 ईयर में कैश का रेट था और उसका 1/10 आपको अभी रेवेन्यू देना पड़ेगा, ठीक है। इन द 24 रीजनल ईयर फाइनल दस्तूर उल अनल्स giving cash rate per बीघा were prepared for different locality by adopting a double process, ठीक है। First, a crop rate of Ray was prepared locality wise based on the average of actual rate for the harvest of previous 10 years. देखा, previous 10 years, ठीक है। And then the average of cash rate of previous 10 years, ठीक है। तो आपका कितना कल्टीवेट हुआ उसका as well as आपका cash rate of the previous 10 years उसको प्रिपेयर किया गया। On the basis of this, average cash prices of the crop rate were converted into cash ones for all and thereby eliminating the necessary of annual commutation of the revenue rate into cash, ठीक है। तो हर एक अभी एनुअली हमको वापस रिन्यू नहीं करना है, एक बार 10 इयर्स का एवरेज ले लिया उसके हिसाब से हमने कर लिया और इसी को बोला गया एन ए दहशाला, ठीक है। उसके बाद वेरियस टाइप ऑफ लैंड यहाँ पे डिफाइन किया गया। पहला था पोलाज। पोलाज क्या था, आपका कल्टीवेटेड लैंड था,
ठीक है। सेकंड आपका था परौती। परौती क्या था, थोड़े टाइम के लिए उसको उसके ऊपर नहीं हुआ, वाज द लैंड व्हिच हैड ले फैलो फॉर 3 to 4 इयर्स। ठीक है। और चौथा कैटेगरी था आपका बंजर, जिसके ऊपर कभी भी कल्टीवेशन नहीं हुआ। ठीक है। पोलाज क्या था, रेगुलर कल्टीवेबल लैंड था। उसके बाद सेकंड कौन सा था, परोतिया था, जो थोड़े टाइम से नहीं हुआ है कल्टीवेशन। उसके बाद थर्ड आया था चच्चर। चच्चर का क्या था, 3 से 5 साल के लिए उसको कल्टीवेट नहीं किया गया है। और उसके बाद था बंजर, जो कभी भी कल्टीवेट नहीं हुआ है। ठीक है। फिर ओल्ड हैंडटम तनब हमने देखा था। फिर गस को कंटिन्यू किया था एज अ यूनिट। हाँ। फिर ये जो यूनिट है उसको चेंज कैसे किया गया, गस ऑफ 41 डिजिट से उसको रिप्लेस किया गया। ठीक है। और उसको फिर जनरलाइज यूज के अंदर लाया गया। ओके। ही नेम इट इलाही गज। तो अब से पहले तक सिकंदरी गज चलता था, ठीक है, 32 डिजिट वाला। और उसके बाद लाया गया कौन सा, इलाही गज, जिसके अंदर कितना था, 41 यूनिट्स था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। बाय एंड लार्ज मुगल गवर्नमेंट कलेक्टेड द रेवेन्यू इन कैश, एंड इट वाज ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिमोटनेस from the center and backwardness of rural life prevailing in certain area that exceptions were made and collection of revenue in kind was allowed। ठीक है। तो बेसिकली जितना भी सेंट्रलाइज्ड है, मतलब आपके क्या बोलते हैं, दिल्ली के आजू बाजू का जितना भी एरिया, वहाँ पे तो कैश में ही चलेगा। लेकिन जो कंट्री साइड एरिया है वहाँ पे इन काइंड दिया तो हम लोग कंसिडर कर लेंगे, लेकिन उसको एक्सेप्शन माना गया था। ठीक है। कैश पेमेंट ऑफ द रेवेन्यू ड्यूरिंग द 16th and 17th century was a cause of a great hardship for the peasant। अब ऐसा क्यों, तो भाई माल भी तो बिकना चाहिए ना पैसा आने को, और उसके वापस भरने का इश्यू। ठीक है। डिस्पोज ऑफ अ पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस जस्ट एट द हार्वेस्ट व्हेन द गेन वाज चीप। ठीक है। अब फटाफट से आप बेचोगे तभी आपको पैसा मिलेगा, तभी जाके आप रेवेन्यू भरोगे। और अगर रेवेन्यू नहीं भरा तो आपके ऊपर वापस हार्डशिप आने वाला है, तो क्या करते हैं, हार्वेस्ट हुआ नहीं उसको बेच देते, भले प्राइस मिले ना मिले। ठीक है। तो इसके वजह से क्या हुआ, फार्मर्स का जो ये था स्टेटस है डिटोरेट होने लगा था। The assessment rate being those of the average price, and the cultivator had to part with a great share of the produce than the otherwise would have if he had to pay in kind। ठीक है। The cash payment created a demand for money in the villages and attract the village baniya to establish a flourishing trade in grain। तो यहाँ पे ग्रेन का ट्रेड बढ़ गया है। ठीक है। कैसे बढ़ा वो हमने देखा कि विलेज बनिया को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना पड़ा, क्योंकि आपको कैश के अंदर देना था, और बनिया ही था जो आपको कैश के अंदर खरीद के दे सकता था। ठीक है। he kept ready cash to purchase grain at a low price at the harvest, thereby providing a cultivator with cash to pay the revenue। समझे, रेवेन्यू पे करना था, कैश चाहिए, कैश चाहिए तो क्या करेंगे, बनिया को बेच देंगे, लेकिन बनिया भी हरा में रहता था, कम प्राइस देता था। ठीक है। जैसे चलता था। गवर्नमेंट पॉलिसी विच प्रिवेंटेड द कल्टिवेटर फ्रॉम रिपिंग देयर फील्ड अंटिल दे हैड पेड देयर रेवेन्यू। ठीक है। अब रेवेन्यू क्यों जरूरी था वो भी देखो। क्या करता था गवर्नमेंट, क्या कर देता था, नहीं तो आपको आपके फील्ड के ऊपर काम करने से मना कर देता था। ठीक है। इसके लिए आपको रेवेन्यू भरना जरूरी था। एंड ऑल्सो इनडायरेक्टली असिस्टेड द बनिया इन कंडक्टिंग दिस ट्रेड। ठीक है। तो बनिया को ज्यादा यहाँ पे भाव दिया जा रहा था। अब ऑफिशियल मशीनरी देख लेते हैं। विलेज विच वॉज द लोएस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हैड द पटवारी एज इज मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन डायरेक्टली कंसर्न विद द रेवेन्यू अफेयर। ठीक है। तो विलेज के ऊपर कौन था, आपका पटवारी था। पटवारी क्या रखता था, बही रखता था। बही बोले तो रजिस्टर। रजिस्टर के अंदर हर चीज लिखी जाती थी, जैसे कि द होल्डिंग ऑफ इंडिविजुअल कल्टीवेटर, वैरायटी ऑफ क्रॉप, डिटेल अबाउट द लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड एटसेट्रा। Wahi of the Patwari, most authentic evidence in settling dispute arising out of the contest of the title of holding or outstanding balance of revenue। ठीक है। हम बोलते हैं ना वो बही खाता लिखना वगैरह, वैसा ही था कुछ। ठीक है। परगनास के अंदर कौन था, तो परगनास के अंदर थे आपके कनन घोष, वाज द मोर और लेस काउंटर पार्ट ऑफ द पटवारी ऑफ द विलेज। जैसा विलेज के अंदर पटवारी, वैसा परगना के अंदर कनन घोष। ठीक है। कीप द सेम रिकॉर्ड ऑफ द परगना एज द पटवारी हैड केप्ट फॉर द विलेजेस as the head of the patwari of his pargana। ठीक है। Kananga was required to record all circumstances within the sphere which was concerned with landed property and realization of the revenue। He had to maintain register of value, tenure, extent and transfer of land, required to assist mayor and survey of the land, and also report about the death and successor of a revenue पेयर्स। ओके। तो याद रखेंगे क्या, विलेज के अंदर पटवारी और परगना के अंदर कनन घोष। ठीक है। अब जो देसाई थे, देसाई बेसिकली जो थे ना वो गुजरात के एरिया तक ही आपके लिमिटेड थे। आज भी हम देखते हैं ना कि देसाई के सर थे basically गुजराती। ठीक है। तो याद रखेंगे देसाई जो थे वो गुजरात के एरिया तक ही, मतलब वो रेस्ट्रेन थे। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड थे। So this seems to have been associated with the assessment and collection of land revenue at the Pargana level in the Suba of Gujarat। ठीक है। Desai was essentially an assessment official and was responsible for proper assessment and fixing of jama
of the cultivable areas of village under him in accordance with the regulation and the detailed classification of the land. बेसिकली जो काम विलेज पे पटवारी करता था, परगनास पे कननगो करता था, वैसे गुजरात एरिया के अंदर देसाईस करते थे। ओके, तो और इनको एक और भी काम दिया गया था कि जो भी लोन दिया जाता है, जिसको तकावीज बोला जाता है, उसके बारे में भी वो लोग रिस्पॉन्सिबल थे। ठीक है, to deserving right and subsequently recover the amount in installment in accordance with the established practices. ठीक है, this was expected to safeguard the right against any over realization of the land revenue by either the revenue official of the Khalsa land or the agent in the Jagirdar, and was required to bring any irregularity in this aspect of the notice of the higher authorities. ठीक है, हमने देखा था ना कि कानून जो था वो आपका क्या करता था, कल्टीवेटर्स का जो इंटरेस्ट है उसको सिक्योर करने का काम करता है। ठीक है, ये भी वैसा ही कुछ काम करते थे। ओके, परगना लेवल के अंदर 3 ऑफिशियल्स है, उनका नाम क्या है, आमिल, जबीत और आपके द जरीब खास। ठीक है, जबीत वो शॉर्ट ऑफ सुपरवाइजर। जबीत क्या करता है, सुपरवाइजिंग का काम करता था। और जबीत के अंदर दिया गया था आपका जरीब खास। जो जरीब खास था वो एक्चुअल वर्क ऑफ द सर्वे करता था। ठीक है, एक्चुअल सर्वे का काम जो था वो कौन करता था, आपका जरीब खास। लेकिन उसको कौन सुपरवाइज करेगा, उसको सुपरवाइज करेगा आपका जबीत। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, फिर हम आमिल का बात कर लेते हैं। तो आमिल वाज ओवरऑल रिस्पांसिबल फॉर असेसमेंट एंड रियलाइजेशन ऑफ द रेवेन्यू इन द परगना। ठीक है, एंड डायरेक्शन ऑफ आमिल ऑफ द सरकार। मेरे ख्याल से आमिल की जगह पे आमीन होना चाहिए था। ठीक है, परगना के अंदर हमने देखा ना आमीन है, और आमिल कहाँ पे, सरकार में है। ठीक है, आमिल, आमीन और मुंसिफ वाज ऑफन यूज्ड इंटरचेंज, चलेगा, स्पेसिफिकेशन नहीं था, इंटरचेंजेबली करते थे कौन कौन, आमिल, आमीन और मुंसिफ का नाम। ठीक है, while amil was commonly used, the term amin and munsif was also sometimes used in indicating the same office. Okay, but during the period the later Mughal, their function become more clearly defined. Clear हो गया? फिर हमने देखा कारकुन के बारे में। कारकुन बेसिकली कैसे रहते थे, जो असेसमेंट उसको मेंशन करने का, फिर उसको नोट डाउन करने का करते थे। ठीक है, बोथ ऑफ द चीफ अमील एंड परगना अमील एंड गोइंग राउंड विद देम on their tour of assessment kept a full record and transaction which took place between the government servant and the cultivators in the time of assessment on behalf of the government. Okay, फिर हमने देखा था सरकार के अंदर द अमल गुजार और सिंपली आमिल एज अ चीफ रेवेन्यू ऑफिसर। ठीक है, सरकार के अंदर आमिल और आपके परगना के अंदर आमीन। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है। ओके, अमल गुजर वाज असिस्टेड बाय नंबर ऑफ स्टाफ मेंबर, प्रिंसिपल अमंग देम बीइंग द बिटिकची, कारकुन और खजानदार। ठीक है, तो अमल गुजर किसको असिस्ट करता था, आपके स्टाफ मेंबर थे कौन कौन, बिटिकची, कारकुन और खजानदार। ठीक है, तो यहाँ तक अपना कंप्लीट हुआ रिवीजन, कुछ रहेगा तो पूछ सकते हो। Good morning. I have put some pics in the group